हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक का ट्रेंड विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। शुरू करने से पहले एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जो मैं चाहता हूं कि आप लोग लें और अपने साथ में अपने ट्रेडिंग में इसे इनकॉर्पोरेट करें, और वो है ट्रेड जर्नल का। कि ट्रेड जर्नल आपको रेगुलरली मेंटेन करना है ताकि आपको अपने मिस्टेक समझ में आए और किस तरीके से आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या आप गलतियां कर रहे हैं उनसे सीखें। और वो तभी संभव है जब आप ट्रेड जर्नल मेंटेन करेंगे। और जनरली जो भी हम नए नए ट्रेडिंग करते हैं, और इवन हम भी अभी जब एडवांस ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम बहुत हाई वैल्यू में ट्रेड्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि आपको शॉर्टकमिंग्स अपनी समझ में आए और आप अकॉर्डिंगली उसे रेक्टिफाई करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको बिल्कुल मिले। और वो तभी संभव है जब आप ट्रेड जर्नल मेंटेन करेंगे, लॉजिक समझेंगे कि आपने ट्रेड क्यों लिए और क्या रीज़न है उसमें एंट्री और एग्जिट के, कब आपने एग्जिट किया, कब एंट्री किया। तो बिल्कुल उसके अंदर में आप मेंटेन करके कर सकते हैं। मैंने उसे पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं, वर्ड फॉर्मेट में रखा है ताकि आप अपने हिसाब से उसे एडिट कर सकें, ताकि आपको कोई पॉइंट अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट कर सकें। मेरे हिसाब से जितनी चीज़ें उसमें ज़रूरी है आपको ट्रेड लेने के लिए, आपको मार्केट में बने रहने के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट करी हैं। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको मेरा न्यू ईयर गिफ्ट या न्यू ईयर रेजोल्यूशन काफ़ी पसंद आएगा। तो एंड पार्ट में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और साथ में किस तरीके से उसे यूज़ करना है, क्या क्या फील्ड्स है, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस करी है। तो उम्मीद करता हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो उसे देखना ना भूलें और उसे अपने ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड करना भी ना भूलें। तो आज है 3 जनवरी का दिन, रविवार का दिन है, और 3 दिन ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिए हैं नए साल के। और आशा करता हूँ ये नया साल अभी तक आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ आगे आने वाले दिनों में भी आपके लिए बहुत बेहतर साबित होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एनालिसिस और बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। पहले हम डिस्कस करेंगे फ्राइडे को मार्केट कैसा रहा था, 1 जनवरी को, और 4 जनवरी यानी सोमवार को मार्केट कैसा रहने वाला है। तो जैसा हमने लास्ट डे थर्सडे को डिस्कस किया था, 31 दिसंबर को 1 तारीख को मार्केट कैसा रहेगा, तो हमने डिस्कस किया था कि पहले कि मार्केट जो है अगर पॉजिटिव खुलता है, 31,500 के ऊपर खुलता है तो बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन वहीं अगर फ्लैट खुलता है तो हमें शायद फ्लैट ट्रेंड ही देखने मिलेगा, और एग्जैक्टली वैसा ही देखने मिला। हमने जब देखा फ्राइडे को जब मार्केट खुला, बैंक निफ्टी सिर्फ 30-40 पॉइंट ही पॉजिटिव खुलते हुए नजर आया, यानी फ्लैट खुलते हुए नजर आया, और 312097 के आसपास खुलते हुए नजर आया है। वहीं फिर इमीडिएटली उसने हाई बनाया 31,384 का, और लो बनाया 31,188 का, और क्लोजिंग दी है 31,225 में। तो बिल्कुल एकदम छोटे से रेंज के अंदर में फ्लैट ट्रेंड हमको देखने मिल रहा है। लगभग सिर्फ देखें तो 200 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट आपको नजर आया। तो आगे क्या हो सकता है, यानी सोमवार के दिन, तो बिल्कुल अगर देखें तो यहाँ पे 31,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं 31,500 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि अभी कंसोलिडेशन हो सकता है मार्केट का, और जिस तरीके की खबरें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बना रहेगा। एसबीआई की अगर बात करें तो एसबीआई में फिर से एक कोई नए फ्रॉड की जो है अभी नया फ्रॉड उजागर हुआ है। तो हो सकता है कि अगर उन्होंने प्रोविजनिंग नहीं की है तो एक एसबीआई के अंदर में आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने मिले, और उसके साथ साथ हो सकता है कि और पीएसयू बैंक्स के अंदर में भी प्रेशर देखने मिले, और फिर से प्राइवेट बैंक जो हैं वो हो सकता है कि वो लीड करते हुए आपको नज़र आए। और ऐसी खबरें हो सकती है आने वाले दिनों में फिर से और बाकी बैंकों के लिए भी आती हुई नज़र आए। तो डेफिनेटली हमें जो ओवरऑल फिनेंशियल सेक्टर है और स्पेशली बैंक सेक्टर है उसके अंदर में थोड़ा फोकस करना होगा और बहुत ही संभल के पोजीशंस बनानी होंगी। क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल ट्रेंड, तो फ्राइडे को भी आप अगर देखेंगे तो निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था इन कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं निफ्टी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है, जहाँ पे बैंक निफ्टी ऑब्वियसली इन सारी खबरों के कारण थोड़ा सा प्रेशर में रह रहा है। तो हमें ये चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखना होगा। लास्ट डे भी देखे तो सिर्फ पीएसयू बैंक्स ज़्यादा परफॉर्म करते हुए नजर आए थे, वहीं पे प्राइवेट बैंक्स फ्लैट नज़र आए हमको। तो बिल्कुल सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही ट्रेड करना होगा हमें, और हमें बिल्कुल ये देखना होगा कि किस तरीके से आगे आने वाले दिनों में बैंकिंग सेक्टर में जो ट्रेंड है वो कैसा रहता है, क्या और एनपीएज या क्या और ऐसे घोटाले जो हैं वो सामने आते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो थोड़ा सा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली हमको देखने मिलेगा। सोमवार को हमारी रेंज क्या होनी चाहिए, तो रेंज डेफिनेटली देखिए 31,000 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 31,000 लोअर लेवल पे दिखाई देता है, वहीं 31,500 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यही इसी रेंज के अंदर में मुझे लगता है कि मार्केट ट्रेंड करता हुआ नजर आएगा आपको। क्योंकि और एक चीज़ और देखें तो जैसा मैंने कहा आपको एसबीआई, तो अगर एसबीआई ड्रैग करता है तो हो सकता है कि एक गिरावट आपको 31,000 का लेवल भी ब्रेक होते हुए नजर आए। और हमारा जो सपोर्ट है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज वो है 30,570 पे, यानी
30,600 30,600 के आसपास हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो कंसोलिडेशन का फेज़ आप देख सकते हैं कि बहुत स्मूथली जो मार्केट है वो बढ़ते हुए आपको नज़र आ रही है। ट्रेंड लाइन के नीचे में है तो डेफिनेटली प्रेशर तो बना हुआ है ही। तो मुझे जो लगता है वो यही है कि कल हमको हो सकता है अगर SBI में प्रेशर आता है, हमें ड्रैग करता है, तो हमें 31,000 के नीचे भी ले जा सकता है। इसलिए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा कि मार्केट कहाँ खुल रही है। मार्केट अगर लोअर खुलती है, मतलब अगर नेगेटिव खुलती है बैंक निफ्टी, तो हमें फिर शायद लगता है कि वो ड्रैग करके 31,000 या 31,000 के नीचे के लेवल्स पे ही लेके जाएगी। और अगर पॉजिटिव टू फ्लैट खुलता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन फिर से देखने मिलेगा और बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी हमको देखने नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी एक सिंपल सी राय है कि कोई भी इंडेक्स में पोजीशन ना बनाए और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर में आपको अच्छी तेज़ी दिखाई दे उनके अंदर में आप पोजीशंस बनाएं, और जहाँ पे आपको लगे कि एग्जिट करना है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस मेंटेन करके निकल जाएं। फाइनली हमारी जो रेंज है वो निकल के आ रही है नीचे के लेवल्स पे 31,000 की और ऊपर में 31,500 की। अगर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आता है SBI के कारण तो आपको मैक्सिमम डाउन साइड देखने के लिए मिलेंगे 30,850 तक के। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि आपको गिरावट होगी, लेकिन अगर होती है 30,600 ये मान के चलिएगा कि अभी भी हमारे अप ट्रेंड के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैं 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ही हमारा एक अप ट्रेंड का एक संकेत लेके चल रहा हूँ। अगर हम देखेंगे कंटिन्यूसली, आप देखेंगे कि 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज जब से ये 22,000 का इसने ब्रेकआउट दिया है, 22,000 के बाद में कंटिन्यूसली इसे 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज से सपोर्ट मिला है। बीच में एक आध दिन गिरावट हुई तो हमें पैटर्न ने सपोर्ट दिया, और डेफिनेटली जब जब इसमें गिरावट आ रही है 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज ही सपोर्ट देते हुए नजर आ रहा है। तो अभी भी हम 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज को एक मेजर सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। 30,600 पे बहुत ही मेजर सपोर्ट, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर से एक जो खतरा है वो बढ़ सकता है एक बड़ी गिरावट के लिए। तो हमें बस इन लेवल्स पे ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में अभी भी देखें तो बिल्कुल यहाँ पे तेज़ी बनी हुई है, और अभी भी यहाँ पे उम्मीद है कि हमें ये 640 का लेवल पार होके 700 तक के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। 612 का मैंने लास्ट स्टॉप लॉस दिया था, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस जो है वो लगभग 612 615 के आसपास बना हुआ है। तो आप 612 615 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस को होल्ड करें, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 640 का पहला जो टारगेट है हमारा बहुत जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और ऊपर के अंदर में 700 तक का ब्रेकआउट जब होगा 640 के बाद में, तो वो हमें 700 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बंधन बैंक की बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रेंड हमको कंफर्मेशन तो बिल्कुल मिला है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन होने वाला है, और डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी प्रेशर दिख रहा है। तो सारे जो की लेवल्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि बंधन बैंक के अंदर में गिरावट फिर से हो सकती है। तो मेरे सलाह यहाँ पे यही रहेगी कि जब तक ये स्टॉक है यहाँ पे करंट लेवल्स पे 398 के बाद में आप इसको 396 रेदर मैं कहूँगा 396 के बाद में शॉर्ट हम कर सकते हैं। इसको 396 के नीचे शॉर्ट करें, हमें अच्छे लेवल देखने मिल सकते हैं 380 से लेकर 370 तक के। तो डेफिनेटली 396 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। कोई लॉन्ग पोजीशंस अभी फिलहाल बनाने की जगह दिखाई नहीं दे रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में एक लास्ट डे बहुत अच्छी हमको वॉल्यूम के साथ में एक अपसाइड देखने के लिए मिली थी, लेकिन अभी भी ट्रेंड अगर देखें तो बिल्कुल डाउनवर्ड ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, और एक स्पेशल रेजिस्टेंस 65 के आसपास हमको दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कभी आपको कोई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 65 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी अवॉइड करनी चाहिए, कोई ख़रीदारी करने की सलाह नहीं है। अगर जिनके पास पोजीशंस हैं वो कंसीडर कर सकते हैं, अगर उन्हें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो यहाँ पे एग्जिट करने की एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाकी कल अगर ये 65 के ऊपर निकलता है तो ये भी हो सकता है कि आपको 67 तक के लेवल्स दिखाए, और फिर वापस 67 से एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे कंक्रीट आइडिया दिखाई नहीं दे रही है। डेफिनेटली रिवर्सल के संकेत बिल्कुल थे नीचे में, उसके बाद में स्टॉक ने अच्छे अप ट्रेंड दिखाई, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर में भी है। तो सारे ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है, बट फिलहाल मेरी यहाँ पे बाइंग की फिलहाल कोई सलाह नहीं है। फेडरल बैंक में देखें तो यहाँ एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन अगर आप वॉल्यूम की तरफ देखेंगे तो बिल्कुल कंटिन्यूसली वॉल्यूम ड्रॉप हो रही है। तो यहाँ पे मुझे बाइंग में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे ज़्यादा ये लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए, और 69 जैसा मैंने पहले बताया 69 के ऊपर में निकलेगा तभी हम फ्रेश बाई करेंगे, और जब जिनकी पोजीशन करंट लेवल पे है तो 68 के आसपास अपने प्रॉफिट बुक करें। 69-69.5 के बाद में फिर से एक बाइंग बन सकती है। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे वही साइडवेज कंसोलिडेशन जैसा हमने डिस्कस किया था, हमारे टारगेट्स अचीव होने के बाद में आप फिर से देख सकते हैं कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे कोई बाइंग की इंटरेस्ट दिखाई नहीं देती है, अवॉइड करना बेहतर है, शॉर्ट करके नहीं चलेंगे। ICICI बैंक में एक छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है,
और साथ ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल, जो कि सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ से और फर्दर गिरावट हो सकती है। लेकिन एक सपोर्ट जो है वो 525 के आसपास अच्छा बना हुआ है, इसलिए मेरी शॉर्ट करने की राय बिल्कुल नहीं है। कोई भी डिप आता है तो हमें बाय करके चल रहा है। 520 पे अगर आता है तो फिर से एक अच्छा बाय बन सकता है। IDFC फर्स्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे अब एक क्लियर ब्रेकआउट आने की तैयारी दिखाई देती है, लेकिन ब्रेकआउट जो है वो 38 के बाद में ही क्लियरली विजिबल होगा, इसलिए 38 के ऊपर में ही बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी। और मुझे लगता है ये महीने अच्छा परफॉर्म कर सकता है, काफ़ी लगाड़ रहा है ये, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इसके अंदर में एक अच्छी इंटरेस्ट बन सकती है। तो स्टॉक जो है बैंकिंग में आपको IDFC में अच्छी नज़र बना के रखनी चाहिए। 38 के ऊपर में बाय बनता है बिल्कुल, और 42 से लेकर 45 और इसके ऊपर के लेवल्स भी देखने शायद मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल्स पे 36 का। इंडसइंड बैंक की बात करें तो 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये घूमते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है स्टॉक के अंदर में, और अभी भी ये ट्रेंड जो है वो बिल्कुल सही नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 920 से लेकर 950 की जो रेंज है बहुत ही बकवास रेंज है, और इसके अंदर में कोई भी आप ट्रेड करेंगे तो फंसने के हायर चांसेस रहेंगे। तो करंट लेवल्स पे नीचे के लेवल्स पे किसी ने बाई करी है तो मुझे लगता है कि 920 के आसपास आता है तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं 920 टू 950 के बीच में प्रॉफिट बुकिंग करनी। 950 के बाद में फ्रेश ब्रेकआउट होगा तब फिर से हम खरीदने की कंसीडर करेंगे। कोटक बैंक की बात करेंगे तो 1994 के आसपास चलते हुए नजर आ रहा है। अभी भी अच्छा इसके अंदर में देखें तो स्ट्रेंथ बनी हुई है और बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर में स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है। 1950 के साथ में होल्ड करें पोजीशंस को, फ्रेश पोजीशन आने की फिलहाल सलाह नहीं है। PNB के अंदर में नीचे के लेवल से बहुत ही अच्छा इसमें देखें तो मूवमेंट हुआ है, रिवर्सल हुआ है, फिर से ये ब्रेकआउट की तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स भी आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त मतलब शानदार वॉल्यूम्स आपको देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ से मुझे लगता है कि फिर से अपसाइड जा सकती है। लेकिन फिलहाल कल हमें बहुत ज़रूरी है जो SBI के साथ में हुआ है उसका इम्पैक्ट देखना, PSUs पे क्या आता है। हालांकि लास्ट डे काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए दिखाई दी थी, लास्ट मंथ पूरा बैन में रहा था। इस मंथ इसके अंदर में क्या होता है ये भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूसली इस स्टॉक के अंदर में वॉल्यूम्स आप देखेंगे तो लास्ट कुछ दिनों के अंदर में इतनी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स पहले कभी नहीं हुई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर में कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है, या इसके अंदर में एक बहुत अच्छा जो मोमेंटम बना हुआ है वो और कैरी फॉरवर्ड होते हुए नज़र आ सकता है। इसलिए अभी थोड़ा सा हमें देखना होगा कि कल कैसा रिएक्ट करता है, उसके बाद ही हम कंसिडर करेंगे। हालांकि अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो अब बिल्कुल एकदम एक अपसाइड की तरफ, रिवर्सल की तरफ होते हुए जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वापस अपसाइड जा सकता है। लेकिन फिर से इसको हार्डल जो है 36 के आसपास मिलेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। तो मुझे लगता है अभी अवॉइड करना ही सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, और थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। भले ही ये और 1-1.5 रुपया बढ़ जाए, लेकिन जब तक एकदम 100% कन्फर्मेशन नहीं मिलेगा कि इसके अंदर में एक अच्छा मूवमेंट आने वाला है या पॉजिटिव मोमेंटम में है, तब तक कोई बाइंग करना सही नहीं रहेगा। RBL बैंक की बात करें तो 231 करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहा है, और मेरी यहाँ पे रिकमेंडेशन है 228 के स्टॉप लॉस के साथ में, ऊपर में 240 से लेकर 250 के टारगेट्स के लिए। SBI के अंदर में एक अच्छा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ब्रेकआउट आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। 280 का इसने हाई बनाया और क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि और अपसाइड जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो इसमें न्यूज़ है, क्या इस न्यूज़ का इसमें इम्पैक्ट होने वाला है, ये कल हमें बहुत ज़रूरी है देखना। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको लगे कि 275 के नीचे ये क्लोज हो रहा है, या इसकी ओपनिंग ही अगर 275 के नीचे होती है, तो हमें ओपन हाई, ओपन लो, ये सारी चीज़ें देखनी होगी, और फिर उसके बाद में जजमेंट करना होगा कि क्या इसके अंदर में हमें रहना है या प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है। क्योंकि लगभग हमने 260 के आसपास में इसमें डिस्कशन किया था, 268 के टारगेट के लिए जो ऑलरेडी इसमें अचीव हुए थे हमारे। अब फिर से वापस अपसाइड जाते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी हमारे अपवर्ड टारगेट्स हैं 300 प्लस के। लेकिन अभी फिलहाल अगर देखो तो 275 के अगर नीचे जाता है तो फिर से इसमें ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमको देखना। तो 275 के नीचे जाता है या ओपन 275 के नीचे होता है तो एक अच्छी गिरावट इसमें हो सकती है, उस चीज़ को कंसीडर हमें ज़रूर करना होगा। तो एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, वो है ट्रेड जर्नल। और ये इसका जो फॉर्मेट है ये मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है, आप इसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, और मैं समझा देता हूँ कि मैंने क्या क्या इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया है। तो ट्रेड जर्नल के अंदर में सबसे पहले आपको डेट लिखनी है। तो जैसे कल 4 तारीख है तो 4 जनवरी 2021 आप इसमें डेट लिखें और डे लिखें मंडे का, तो आपको इसमें से समझ में आएगा किस दिन किस तरीके का ट्रेड हुआ। साथ ही निफ्टी के जो प्रीवियस क्लोज है, यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग के डेटा है वो आप लिखें प्रीवियस क्लोज, प्रीवियस लो, प्रीवियस हाई, और साथ ही लिखें मैक्सिमम पीई की OI कहाँ पे है और मैक्सिमम CE की, यानी यहाँ पे ये PE का मतलब हो गया पुट
और यहाँ पे मतलब हो गया कॉल। तो कॉल की सबसे ज़्यादा OI कहाँ है, पुट की सबसे ज़्यादा OI कहाँ पे है जब आप ये लिखेंगे, और साथ ही प्रीवियस क्लोज, लो, हाई जब ये लिखेंगे तो ये सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पे आउटलुक आपको लिखना है कि मार्केट क्या ट्रेंडिंग है, साइडवेज है, क्या आउटलुक है मार्केट का, किस तरीके से मार्केट रह सकता है। ये चीज़ की सारी डिस्कशन जो हम यहाँ पे वीडियो में करते हैं, तो उसको एक आइडिया बना के आप यहाँ पे लिख सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। और S1 S2 S3 हो गए सपोर्ट्स, तो यहाँ पे जो 3 सपोर्ट होते हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये कहाँ से मिलेगा, जहाँ आप अपने जिस मोबाइल ऐप से ट्रेड करते हैं वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, या investing.com की वेबसाइट में, मनी कंट्रोल की वेबसाइट में, सब जगह आपको ये डेटा अवेलेबल होंगे। जनरली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो है फिबोनाची का, तो आप अगर ये यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा देगा। और बाकी और भी तरह के क्लासिक भी हैं, और भी जो इन्वेंटर्स हैं उनके अपने अपने जो लेवल्स हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के वो भी हैं, तो आप जिसमें कंफर्टेबल लगे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिबोनाची प्रेफर करता हूँ। तो सिमिलर चीज़ आपको बैंक निफ्टी के लिए भी रिपीट करनी है, ताकि दोनों इंडेक्स में जब आप एक चीज़ तरीके से बना सकते हैं। आप यहाँ पे और भी इंडेक्स चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके बाद के अगर कॉलम में आए तो हमने जहाँ पे हमें ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेडिंग प्लान कैसे सेटअप करना है, वो हमने लिखा है। स्क्रिप्ट कोड, किस स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड लेना है, उसका एंट्री प्लान, एग्जिट प्लान और रिमार्क्स। एंट्री प्लान में आपको कब, कहाँ, कैसे एंट्री करनी है, ये सारी चीज़ों का बारे में लिखना है। क्यों आपने एंट्री किया इसके बारे में लिखना है। साथ ही एग्जिट प्लान कब, कैसे, कहाँ आपको निकलना है और क्यों निकलना है, और उसका रीज़न, वैलिड रीज़न क्या है वो भी आपको लिखना है। चाहे आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हों यहाँ पे, चाहे आपके टारगेट आए हों, दोनों के बारे में आपको लिखना है। यहाँ पे रिमार्क्स में आप अपने प्रॉफिट लॉस लिख सकते हैं, या आपने जो गलती करी है वो लिख सकते हैं, या कोई भी एक्सटेंडेड चीज़ें जो शायद आपको बाद में कुछ चीज़ें रिमाइंड करने के लिए ज़रूरत पड़े, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर सेक्शन में आते हैं तो फिर लास्ट सेक्शन आता है ओपन पोजीशंस का, जहाँ पे आप अपने क्या क्या आपकी ओपन पोजीशंस है और किस तरीके की पोजीशंस ली है, आपने बाय करके रखा है या सेल करके रखा है, यानी लॉन्ग है या शॉर्ट है, वो भी आप लिख सकते हैं। एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस और स्टॉप लॉस के जो डेटाज हैं वो भी आप एंटर कर सकते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। वहीं पर अगर वॉच लिस्ट की बात करें तो यहाँ पे अप टू 10 स्टॉक्स आप ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे उन 10 स्टॉक्स के बारे में आप सोच रहे हैं बाय या सेल करने का, तो उनको आप ट्रैक कर सकते हैं, उसके डेटा यहाँ पे बना सकते हैं। साथ ही में हमने मिस्टेक्स और लर्निंग के लिए भी कॉलम दिया है, जहाँ से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपको अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, और आपको प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। आप अपनी लर्निंग्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, मिस्टेक्स में आपने क्या मिस्टेक करी और उससे आपको क्या सीख मिली वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी यहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं क्लियरली यहाँ पे आइडेंटिफाई करें और यहाँ लिखें, और उसको कैसे सुधारना है वो यहाँ पे लिखें। तो आप डेली बेसिस पे जब इसे रीड करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा आपको देगा, और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, ताकि आपको अपनी गलतियों से ही सीखना पड़ेगा। अगर लॉसेस होते हैं इनिशियल डेज़ में तो वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रेड है। अगर आपने इनिशियल लॉसेस किए हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे लॉसेस करिए, और उसके बाद में अपने रिस्क एपेटाइट को बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा बढ़ाइए, और धीरे धीरे आप अपने जैसे जैसे मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, ट्रेड लेंगे, पॉजिटिव ट्रेड्स आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वैसे वैसे अपनी पोजीशन की साइजेस भी बढ़ा सकते हैं। तो ये मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस न्यू ईयर में, जो मैं यूट्यूब में फ़र्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। इस फाइल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज़ लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।